दोस्तों नमस्कार। ठीक 10 दिन पहले गृहमंत्री अमित शाह लोकसभा में नजर आए थे। वो खड़े होकर गुस्से में होकर कुछ कह भी रहे थे। यानी 2 फरवरी दोपहर के 1 बजे जब राहुल गांधी ने भाषण देना शुरू किया, उस वक्त लोकसभा का नजारा एक क्षण के लिए याद कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद से ना तो प्रधानमंत्री ने लोकसभा में कदम रखा है और ना ही रक्षा मंत्री आए हैं। और गृहमंत्री अमित शाह तो एक क्षण के लिए जो कोई सोच नहीं सकता था, वो सब कुछ इस लोकसभा में घटित हो गया। और देश के गृहमंत्री जो चाणक्य के तौर पर बीजेपी के भीतर भी जाने जाते हैं और सरकार को संभालने को लेकर भी माने जाते हैं, वह लोकसभा की प्रोसीडिंग से दूर क्यों थे। और सामान्य तौर पर यह माना जाता है कि दरअसल स्पीकर बैठे हुए तो होते हैं, कैमरा चल तो रहा होता है तमाम सदस्यों को दिखाने को लेकर, सवाल भी उठ रहे होते हैं, जवाब भी दिए जा रहे होते हैं, लेकिन पीछे अक्सर हमेशा गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी, उनकी टीम की मौजूदगी उस जगह पर बैठी रहती है जहां से तमाम दिशा निर्देश स्पीकर तक पहुंचते हैं, उन सांसदों तक भी पहुंचते हैं। उन्हें कब शोर मचाना है, कब सवाल उठाना है, कब विपक्ष को खामोश कर देना है, कब किसे निशाने पर लेना है। लेकिन 10 दिन पहले का नजारा इसलिए याद करने को कह रहे हैं क्योंकि उस नजारे के बाद भारत के संसदीय इतिहास में जो कुछ हुआ है, उस दौर के लेकर ना तो प्रधानमंत्री की मौजूदगी और ना ही गृहमंत्री की मौजूदगी, यह सब कुछ सामान्य परिस्थिति बिल्कुल नहीं है। सामान्य परिस्थिति इसलिए भी नहीं है कि जो दिखाई दे रहा है उसके पीछे के संकट से क्या सब ने अपनी आंखें बंद कर ली हैं, क्योंकि गृहमंत्री की गैर मौजूदगी में पहली बार स्पीकर को कहना पड़ा, ओम बिरला, अगर प्रधानमंत्री आ जाते तो उन पर हमला हो जाता। ऐसी परिस्थिति इससे पहले कभी नहीं आई थी। किसने कहा यह कहने के लिए कि आप कह दीजिए, आप कुछ और बात भी कह सकते थे। उसके बाद कौन सी परिस्थिति बनी जिसमें विपक्ष एकजुट हो गया और स्पीकर के खिलाफ वह अविश्वास प्रस्ताव लेकर आ गया, दाखिल कर दिया गया और स्पीकर ने तय किया अब वह लोकसभा में तब तक नहीं आएंगे जब तक अविश्वास प्रस्ताव से वो बाहर निकल नहीं आते हैं। इन्हीं परिस्थितियों के बीच राहुल गांधी जब बजट सत्र के दौरान मौजूद रहे और उन्होंने जिस तरीके से निशाना सरकार पर साधा, सरकार के मंत्रियों पर साधा, कॉरपोरेट को लेकर साधा और जिक्र एप्स्टीन फाइल से लेकर अमेरिका की अदालतों में चल रहे अडानी के मामले तक का जिक्र कर दिया, तब एक झटके में यह सवाल बड़ा हो गया, क्या वाकई इस वक्त सरकार के भीतर अपनी ही चाल को संभालने के लिए कोई चाल बची नहीं है। और गृहमंत्री अमित शाह इन सबसे दूर क्यों है? ऐसा भी नहीं है कि वो दिल्ली में नहीं थे। 2 दिन तक दिल्ली में साइबर फ्रॉड को लेकर एक सेमिनार भी चल रहा था, उसमें उनकी मौजूदगी भी थी। लेकिन इस देश के साथ इस दौर में इतना बड़ा फ्रॉड हो रहा है जो डील के नाम पर हो, जो एप्स्टीन फाइल के नाम पर हो, तो एक क्षण के लिए जरा कल्पना कर लीजिए, इस वक्त मोदी सरकार में वो कौन सा मंत्री है जिससे प्रधानमंत्री चाहे तो इस्तीफा नहीं ले या फिर उसको इस्तीफा नहीं देना चाहिए। और प्रधानमंत्री के इर्द गिर्द जो प्रमुख चेहरे हैं, उनकी अपनी राजनीतिक पहचान क्या वाकई ऐसी है कि वह इस देश में चुनाव जिता सकते हैं? हमारी टीम ने इस पर काम करना शुरू किया और उन्हें बताया कि 2 चीजें पहले आप समझ लीजिए। प्रधानमंत्री मोदी के कालखंड में कोई मंत्री इस्तीफा नहीं देता है, चाहे कुछ भी उसके मंत्रालय से जुड़ी हुई कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो जाए। वह सीएजी की रिपोर्ट आ जाए जिसमें बताया जाए कि किस तरीके से हेल्थ मिशन में गड़बड़ी है या सड़क बनाने में कैसे कितना पैसा लूट लिया गया, इस्तीफा नहीं होगा। यहां तक कि रेलगाड़ियों की भिड़ंत हो जाए, रेल दुर्घटनाग्रस्त हो जाए, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाए, इस्तीफा मंत्री नहीं देगा। यहां तक कि एविएशन मिनिस्ट्री
उसके दायरे में पहली बार दुनिया का सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा भी हो जाए और एयर इंडिया का विमान गिर जाए और उसको लेकर दुनिया भर के भीतर अब यह सवाल बड़ा होने लगा हो कि एयर इंडिया ने बकायदा उस विमान में मारे गए लोगों के परिजनों से कहा है अब 10 से 20 लाख रुपए ले लीजिए इस गारंटी के साथ कि इसके बाद आप किसी अदालत का दरवाजा नहीं खटखटाएंगे। इसको ब्रिटेन और इटली के अखबारों ने छापा भी है। यानी एक ऐसी परिस्थिति में भारत के भीतर कोई इस्तीफा होता ही नहीं है और बात होते होते एप्स्टीन फाइल तक आ गई, जहां पर हरदीप पुरी खुले तौर पर सामने आते हैं और कहते हैं कि देखिए मेरी मुलाकात तो हुई है मिस्टर एप्स्टीन से। जी, सम्मान के साथ मुलाकातों का जिक्र खुले तौर पर पार्लियामेंट के भीतर उठते हुए सवालों के बीच, और उन्हें कोई छूता ही नहीं है। जिस फाइल को लेकर अनिल अंबानी का जिक्र हो गया, जिस फाइल के भीतर आने वाले वक्त में किस किस के नाम होंगे इसका जिक्र हो गया, वहां पर हरदीप पुरी भी मुक्त हो गए। तो बीजेपी या सरकार के चाणक्य अमित शाह की खामोशी के मतलब मायने क्या है उसको समझने से पहले एक बात और जान लीजिए। दरअसल मोदी सरकार के भीतर इस वक्त आधे दर्जन मंत्रियों की मौजूदगी एहसास पूरे देश को कराती है, लेकिन इसमें कोई भी इतना ताकतवर नहीं है कि वह बीजेपी को चुनाव जिता सके। यहां तक कि खुद भी चुनाव अपने बूते जीत जाए शायद यह भी संकट होगा। मसलन विदेश मंत्री जयशंकर ने इस देश के तेल को लेकर जो रशिया से तेल खरीदा जा रहा था उस वक्त जिन बातों को वो कहते थे, डील के बाद ना वो यूरोप दौरे में उन बातों का जिक्र कर पाते हैं, ना अमेरिकी दौरों में उन बातों का जिक्र कर पाते हैं। भारत की अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति जिस लिहाज से रशिया, चाइना और अमेरिका के बीच जाकर फंस गई और कभी गाजा के मुद्दे पर भी अभी भारत ने उसके पीस कीपिंग में शामिल हो या नहीं हो इसको लेकर कोई फैसला किया नहीं है। लेकिन ईरान के साथ कौन से रिश्ते, फिलिस्तीन के साथ कौन से रिश्ते, सब कुछ उलझे हैं इसी दौर में। तो आप कह सकते हैं विदेश मंत्री का इस्तीफा तो लिया जा सकता है, लेकिन विदेश मंत्री सबसे करीब हैं इस वक्त प्रधानमंत्री मोदी के, जो उनके हिसाब से गोटियां चल रहे हैं या जो अपनी बिसात बिछा रहे हैं, जो भी कहिए, लेकिन एक बात तो समझ लीजिए वो नौकरशाह है। ठीक वैसे ही जैसे हरदीप पुरी, तेल का मसला था, तेल का मंत्रालय भी हाथ में। इस दौर में इस देश के भीतर जब इंदौर की घटना हो गई तो उसमें सवाल था कि यह स्मार्ट सिटी चीज होती क्या है। उसके भी अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर वही है, और अब एप्स्टीन फाइल का जिक्र हो गया तो भी उनसे इस्तीफा कौन ले, वह भी नौकरशाह है। एक झटके में वो कैसे शामिल हो गए, एक झटके में वो कौन सी परिस्थिति थी जब चीन से करीबी रिश्ते भारत बनाने निकल पड़ा और चीन के साथ जयशंकर की स्थिति भी नौकरशाह के तौर पर कभी अच्छी रही है। उसके बाद नंबर आता है पीयूष गोयल का, जो कॉमर्स मिनिस्टर के तौर पर जब वो अमेरिका से डील कर रहे थे उस वक्त, उस दौर को याद कीजिए और उस वक्त को याद कीजिएगा तो फिर अमेरिकी अधिकारी बिल्कुल नहीं चाहते थे कि जब बातचीत हो तो पीयूष गोयल की मौजूदगी हो भारत की तरफ से गई टीम में, चाहे वो टीम अपने तौर पर कॉमर्स मिनिस्ट्री के तहत हो, चाहे भारत के भीतर सरकार के साथ खड़ी 4 बिग में से एक बिग भी क्यों ना हो, जिसका जिक्र केपीएमजी के जरिए बार बार होता भी है, उनके भी अधिकारियों की मौजूदगी क्यों ना हो, लेकिन कोई चाहता नहीं था कि दरअसल पीयूष गोयल वैसी बैठकों में बैठे क्योंकि उनको अमेरिकी अधिकारी ही नेग्लेक्ट कर रहे थे। स्थिति कैसे बिगड़ी इस डील के भीतर, और एक तरफा डील के साथ साथ खुद को सही ठहराने की जो भी कोशिश हो रही हो उसमें तो हाथ कुछ नहीं लगा। इस्तीफा तो उनका भी लिया जा सकता है। यानी जयशंकर है, पीयूष गोयल है, हरदीप पुरी है। उसके बाद आपके दिमाग में नाम आएगा जेपी नड्डा, जो कल तक बीजेपी के अध्यक्ष थे, आज की तारीख में मंत्री नेता है, लेकिन वो सरकार के इतने अनुकूल है कि सबसे करीब नजर आते हैं। उसके बाद कौन बचा? शिवराज सिंह चौहान बतौर एग्रीकल्चर मिनिस्टर इस दौर में किसानों को उनके हक और उनकी सुविधाओं का जिक्र कराते रहते हैं, लेकिन नीतियां ही साथ देती नहीं है। उसके बाद 2 और नेता हैं जो सोचते थे कि हम बीजेपी के अध्यक्ष बन जाएंगे, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव। जो कुछ हुआ अरावली को लेकर, भूपेंद्र यादव के बयान उस दौर को याद कीजिएगा। लोग सड़कों पर निकल आए कि कौन है इस देश का एनवायरमेंट मिनिस्टर, कोई जानता ही नहीं था। और इन तमाम नामों के बाद
यानी जयशंकर, पीयूष गोयल, हरदीप पुरी, जेपी नड्डा, धर्मेंद्र प्रधान, भूपेंद्र यादव, शिवराज सिंह चौहान, उसके बाद एक नाम आता है राजनाथ सिंह का, जो सरकार के साथ या कहे प्रधानमंत्री मोदी के साथ हमेशा से खड़े रहे हैं और उनको लेकर कोई शक शुबा किसी को होना नहीं चाहिए। वो उसी रॉ में बहते हैं जिस रॉ में पीएमओ की हवा बहती है, उसी रॉ में राजनाथ सिंह भी चल पड़ते हैं। तो ऐसे में 10वां नाम गृहमंत्री अमित शाह का है। अमित शाह ने कई मौकों पर संसद के भीतर की प्रणाली और खास तौर से लोकसभा में और खास तौर पर राहुल गांधी जब मुश्किल हालात पैदा करते हैं तो उस वक्त वो खड़े हो जाते हैं, या कहें पर्दे के पीछे से उनकी टीम सक्रिय हो जाती है। इस बार मुश्किल हालात बनते चले गए और गृहमंत्री अमित शाह कहीं नजर नहीं आए। यहीं से दरअसल वो सवाल शुरू होता है, क्या इस वक्त सरकार के भीतर कोई कैबिनेट मिनिस्टर ऐसा बचा ही नहीं जिसको लेकर कहा जा सके कि वो अपने मंत्रालय का काम संभालता है, या उसकी कोई पहचान है, या फिर वो सरकार के लिए संकट मोचक बन सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई नाम नहीं। सारी चीजें केंद्रित हो जाती है प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर और उसको संभालने के लिए अमित शाह की मौजूदगी रहती है। लेकिन पहली बार अमित शाह की मौजूदगी अगर नहीं आई है तो इसका दूसरा चेहरा बीजेपी के भीतर आपको झांकना और समझना होगा। अभी तक यह माना गया कि दरअसल प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह की जोड़ी तय कर देती है, उसी दिशा में पूरी बीजेपी चल पड़ती है। लेकिन जब किसी व्यक्ति को किसी पद पर स्थापित करना हो तो उसमें प्रधानमंत्री मोदी की पसंद ही सबसे बड़ी मायने रखती है। वो चाहे ईडी का व्यक्ति हो, चाहे सीबीआई का व्यक्ति हो, वो चाहे किसी राज्य का मुख्यमंत्री ही क्यों ना हो, कोई राज्यपाल ही क्यों ना हो। इसीलिए जब मध्य प्रदेश में मोहन यादव का नाम आया तो हर कोई चौंक गया, लेकिन फिर भी मान लिया गया, ठीक है, शिवराज सिंह बुला लिए गए दिल्ली, अब वहां पर मोहन यादव संभाल लेंगे। इसी तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया को जब दरकिनार राजस्थान में किया गया तो अचानक झटके में नाम भजनलाल शर्मा का आ गया। और इस परिस्थिति के बीच अगर आप ध्यान दीजिए तो किसी ने यह कल्पना की नहीं थी कि बीजेपी के अध्यक्ष भी नितिन नवीन का नाम कुछ इस तर्ज पर उभरेगा जिससे बड़े बड़े खिलाड़ी या फिर बीजेपी के संगठन में संभाले हुए तमाम अनुभवी नेता जो राज्यों की राजनीति को छोड़कर दिल्ली के इशारे पर या निर्देश पर दिल्ली आ गए, राष्ट्रीय संगठन से जुड़ गए, अब वो नितिन नवीन के मातहत काम करेंगे, क्योंकि नितिन नवीन तो देश के प्रधानमंत्री के बॉस हैं। तो क्या इसमें अमित शाह से भी राय ली नहीं गई थी या आखिरी बैठक में सिर्फ जानकारी दे दी गई थी? दरअसल यह सिर्फ और सिर्फ मसला अमित शाह भर का नहीं है। सवाल दो है। पहला सवाल है, इस पूरी कड़ी के भीतर में वो कौन सा नेता है जिसकी अपनी अलग छवि है? तो आपके जहन में आएगा अमित शाह। दूसरी परिस्थिति आएगी कि पीएमओ ने अगर पूरे सारे मंत्रालयों का काम संभाला हुआ है और राज्यों के सीएम भी दिल्ली से तय हो रहे हैं, तो इन सब के बीच कौन सा दूसरा शख्स है जो अपनी अहमियत, अपनी ताकत के हिसाब से, अपनी राजनीति के लिहाज से, अपनी बिसात के लिहाज से हर किसी को बताता है हम हैं? तो फिर अमित शाह नाम आएगा। लेकिन इस पूरे क्राइसिस में वो कहीं नहीं है। और क्राइसिस ऐसा नहीं है कि गहराया नहीं है। हमें लगता है सबसे पहले तो सुन लीजिए, जिस समय पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा सरकार के लिए संकट का वक्त था, ठीक उसी समय गृहमंत्री अमित शाह डिजिटल फ्रॉड को लेकर भाषण दे रहे थे दिल्ली में ही। गृह मंत्रालय स्वतंत्र रूप से I4C, राज्य की पुलिस, सीबीआई, एनआईए, ईडी, दूरसंचार विभाग, बैंकिंग सचिवालय, आईटी मिनिस्ट्री, आरबीआई और न्यायपालिका, ये सभी साइबर अपराध को कम करने के लिए और रोकने के लिए संभवतः सभी प्रयास कर रहे हैं। जिस वक्त यह भाषण दिया जा रहा था उसी वक्त लोकसभा के स्पीकर संकट में आ चुके थे। उनके अपने चैंबर से लेकर उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष ला चुका था।
एप्स्टीन फाइल का जिक्र राहुल गांधी खुले तौर पर करने लगे थे। अमेरिका की अदालत में चल रहे अडानी केस के जरिए प्रधानमंत्री मोदी की गर्दन दब चुकी है, इसका जिक्र वह खुले तौर पर कर रहे थे। इसी वक्त अमेरिका के साथ जो डील हुई है और भारत ने किस तरीके से भारत को ही गिरवी रख दिया, यह सवाल पार्लियामेंट के भीतर बाहर उठने लगा था। लेकिन उसे संभाल कौन रहा था? उसे संभाल रहे थे संसदीय मंत्री किरण रिजिजू। किरण रिजिजू एक वक्त इशारे पर चलते थे अमित शाह के, पार्लियामेंट के भीतर क्या करना है, कैसे करना है। इस दौर में जब उन्होंने परिस्थितियों को संभाला तो कई सवाल एक झटके में खड़े हो गए। यह कौन सा तरीका है? संसदीय मंत्री ही वीडियो लीक कर रहा है, उसका काम यह नहीं है, वो मंत्री है। लेकिन उन्होंने किया। और जब बाहर यह सवाल मीडिया को लेकर गूंजने लगा कि दरअसल इस वक्त मीडिया अपने तौर पर जिन सवालों को उठाती है वो सवाल रिजिजू ही देते हैं मीडिया को, और उन सवालों के दायरे में पहली बार पार्लियामेंट के भीतर ऑथेंटिफिकेशन को लेकर भी रिजिजू ने सवाल उठाया। लेकिन एक झटके में चेयर ने उससे इनकार कर दिया कि हमने तो नहीं मांगा। उसके बाद अगला सवाल यह आया कि क्या प्रिविलेज मोशन लाया जाएगा, जिसका जिक्र रिजिजू ही कर रहे थे। लेकिन उससे भी इनकार कर दिया गया, वह भी बात दाएं बाएं हो गई। तब तीसरा सवाल आया। इन सब के बीच निशिकांत दुबे बीजेपी के सांसद ने कहा, हम तो सब्स्टेंटिव मोशन लाएंगे और हम बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि राहुल गांधी चुनाव भी लड़े और चुनाव लड़ भी सके, यहां तक कि उनकी मेंबरशिप चली जाए, जो कि एक इम्पॉसिबल सी चीज है, यह हर कोई जानता है। बावजूद इसके इस बचकानेपन की रौ में मौजूदा मोदी सत्ता पार्लियामेंट के भीतर और सरकार चलाने के तौर तरीकों में क्या संकट में घिर चुकी है, और उनको सिर्फ और सिर्फ अपने संकट को बचाने के लिए राहुल गांधी को सामने करना पड़ रहा है। उनके नाम के इर्द गिर्द ताना बाना इस तर्ज पे बुना जा रहा है जो कहा गया। मैंने एक सब्सटेंसिव मोशन जो है माननीय स्पीकर साहब को मूव किया है कि इस पर चर्चा हो और राहुल गांधी की सदस्यता खत्म हो और वो चुनाव लड़ने के लिए जिंदगी भर के लिए डिबार्ड हो। आप कह सकते हैं यह बड़बोलापन है। पहले ऑथेंटिफिकेशन, फिर प्रिविलेज मोशन, अब एक नए मोशन का जिक्र किया गया। लेकिन मसला बड़बोलेपन का नहीं, मसला तो संकट का है जिसमें सरकार घिर चुकी है। सरकार के साथ मुश्किल हालात इसलिए बड़े हैं क्योंकि इस देश के भीतर अलग अलग मुद्दों को लेकर लोग एकजुट होकर सड़क पर निकलने लगे हैं। पार्लियामेंट के भीतर विपक्ष एकजुटता के साथ घेराबंदी करने को तैयार हो चुका है। यह संकट बीजेपी के भीतर का है या बीजेपी के सांसदों के सामने का है या फिर सरकार और बीजेपी दोनों के बीच का है? क्योंकि सरकार चाहे मस्त हो, लेकिन बीजेपी के सांसद इस हकीकत को तो जान रहे हैं कि दरअसल एक एक करके हर पिलर गिर रहा है और संसद के भीतर इतना कुछ हो गया, लेकिन उनके अपने चाणक्य खामोश क्यों रहे, वो नजर क्यों नहीं आए? यानी संसद के भीतर जब स्पीकर पर हमला हुआ, स्पीकर कटघरे में खड़े कर दिए गए, उन सब के बीच भी चाणक्य कहीं नजर क्यों नहीं आए? किरण रिजिजू नजर आए, निशिकांत जरूर कुछ बोलते हुए नजर आए, गिरिराज सिंह भी नजर आए, लेकिन इनकी कोई साख नहीं है। और जाना जाता है कि दरअसल ये सिर्फ और सिर्फ एक इशारे के बाद वो तमाम बातें बोलने निकल पड़ते हैं जिसका कोई सिर पैर होता नहीं है। और इन बातों का जिक्र होते होते अब खुले तौर पर जब राहुल ने केंद्र सरकार में मोदी की राजनीति को ही निशाने पर ले लिया और अंतर्राष्ट्रीय तौर के मुद्दों को संसद से जोड़ दिया, संसद के भीतर किसी दूसरे बीजेपी सांसद की यह स्थिति पड़ी ही नहीं कि अब वो कहे तो क्या कहे। यानी बात जिस किताब से शुरू हुई थी वो बात निकलते निकलते यहां तक आ गई कि क्या बीजेपी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी के पास तो एक पद है, मोदी प्रधानमंत्री है और सब कुछ उनके इर्द गिर्द ही घूमेगा, लेकिन इस दौर में गृह मंत्री अमित शाह भी साथ नहीं है क्या? इस दौर में बीजेपी को लेकर जो सवाल है, उनके अपने अनुभवी नेताओं की पूरी फहरिस्त है, उसमें क्या किसी का नाम देखा जाए, परखा जाए, याद किया जाए? यह सब क्या हो रहा है? और क्या इस संकट की वजह से बार बार राहुल गांधी का नाम इस तर्ज पे सामने ले आया जा रहा है?
यानी पहली बार वो मीडिया भी जब सवाल पूछने निकल रहा है तो रिजिजू को कहना पड़ रहा है कि देखिए, हमने तो कभी मीडिया के साथ ऐसा नहीं किया जो राहुल गांधी कर रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा मीडिया को, और उसी कहे पर जब सवाल लेकर रिजिजू के पास मीडिया पहुंचा तो रिजिजू ने क्या कहा। राहुल गांधी कह रहे हैं आप बीजेपी के कार्यकर्ता की तर्ज पे सवाल क्यों कर रहे हैं, और रिजिजू कह रहे हैं कि देखिए, हम जब विपक्ष में थे तो हमने तो आपसे कभी नहीं कहा था कि आप कांग्रेस के कार्यकर्ता होकर सवाल क्यों कर रहे हैं। यानी एक गृहमंत्री अमित शाह के न होने के पास जो डगमगाती हुई परिस्थिति है, उसकी इस नब्ज को जरा परख लीजिए। उस मीडिया के अक्सतले भी जो मीडिया ये मानकर चल रहा था कि सरकार तो साथ है, हम उसके साथ हैं, सरकार बनी रहेगी, लेकिन ये चौतरफा संकट सरकार के सामने कैसे आकर खड़ा हो गया, जरा सुनिए राहुल गांधी और उसके बाद किरण रिजिजू। You're not totally employed by the BJP. At least try and do a little bit of objective stuff. You know, it gets really shameful. It's too much. Don't you think? One second. You're responsible people. You're media people. You have a responsibility to be objective. You can't just take a word they give you, right, every day, and then run your whole show on that. You're doing a disservice to this country. Are you not able to recognize that? हम लोग ने कभी भी मीडिया को सवाल पूछने से रोका है क्या? कभी नहीं रोका ना। मैं इतने साल से हूँ, आज तक मीडिया जो सवाल उठाते हैं, मैंने कभी भी नहीं कहा ना कि ये कांग्रेस का सवाल है। मैंने कभी कहा क्या? हम लोग जब इतने साल अपोजिशन में थे तो कांग्रेस का नाम लेकर के हम लोग मीडिया को कभी भी हम लोग नहीं डांटते थे। गाली गलौज तो बात छोड़ दीजिए, हम लोग मीडिया को तंज में नहीं कसते थे। हम लोग ने हमेशा मीडिया को फ्रीडम दिया है। जाहिर है संकट तो उस मीडिया के सामने भी है जो ये मानकर चलता रहा कि किसी भी हालत में विपक्ष की इतनी ताकत नहीं है कि वह सरकार को घेर ले, या फिर राहुल गांधी की इतनी ताकत नहीं कि मोदी और शाह की जोड़ी को घेर ले। लेकिन यहां तो जोड़ी में एक शख्स खामोश हो गया, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी के इर्द गिर्द जिन नामों का जिक्र हो रहा है उनकी साख डामाडोल है। वो जयशंकर है, वो पीयूष गोयल है, वो निशिकांत दुबे हैं, वो गिरिराज सिंह हैं। किसी की कोई ऐसी साख है नहीं। जब आप फेरिस्त गिनाना शुरू करें, हरदीप पुरी है। ये एक मुश्किल हालात के बीच यह भी सवाल आ गया, क्या वाकई जिस किताब से मसला शुरू हुआ था और राजनाथ सिंह ने जहां आपत्ति व्यक्त की थी कि यह छपी नहीं, तो उसके बाद दिल्ली पुलिस ने एफआईआर भी दर्ज कर ली, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का सेक्शन भी लगा दिया। लेकिन क्या ये राहुल तक पहुंच पाएंगे, या इन सब के बीच अपने संकट से निपटने के लिए जो ये राहुल पर निशाना साध रहे थे, उसमें राहुल के निशाना साधने ने एक झटके में पूरे विपक्ष को एकजुट कर दिया। और जिन सवालों को राहुल गांधी ने उठाया उसमें बड़ी बात तो यह भी है, क्या वाकई सदन के भीतर राहुल गांधी डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो अमेरिका की है उसकी फाइल जिसमें एप्स्टीन फाइल का जिक्र है, वो पेपर अपने पास रखे हुए हैं और उसके बाद वो सौंपने को तैयार है। जो मामला अडानी के खिलाफ चल रहा और 18 महीने तक जवाब भारत सरकार की तरफ से नहीं दिया गया, उसके बाद जो अदालत में जो भी चर्चा हो रही है उस डॉक्यूमेंट्स को भी देने को तैयार है। यानी विपक्ष की एकजुटता की तस्वीर और राहुल गांधी का सवालों को उठाना। अमित शाह कहां गायब है? वापस लो, वापस लो, वापस लो। यूएस चीन है अत्याचारी, किसानों पर है संकट भारी। यूएस चीन है अत्याचारी, किसानों पर है संकट भारी। यूएस चीन वापस लो, वापस लो, वापस लो। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस फाइल्स हैं एप्स्टीन पे, हरदीप पुरी का नाम उसमें है, अनिल अंबानी का नाम उसमें है। अदानी का केस चल रहा है, उसमें समन्स आई हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 18 महीने के लिए रिप्लाई नहीं दिया है। तो क्या चाणक्य होते, या चाणक्य अगर लोकसभा में उनकी मौजूदगी होती तो परिस्थिति इतनी डामाडोल नहीं होती कि प्रधानमंत्री मोदी का नाम लिया जा रहा है, उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स निशाने पर हैं, स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया जा चुका है, वर्ल्ड डील में भारत की परिस्थितियों को लेकर पूरा विपक्ष ही खिलाफ में आकर खड़ा हो गया है, देश के भीतर आंदोलन का रुख है। इन तमाम बातों में हर बात का जिक्र राहुल गांधी करते चले जा रहे हैं, उन्हें कोई बोलने से रोकने की परिस्थिति बन नहीं पा रही है। तो फिर रास्ता है क्या?
या ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ सरकार को लेकर है या बीजेपी को लेकर भी? और हकीकत में इस दौर में बड़ा संकट बीजेपी के भीतर का भी है, क्योंकि अगर बीजेपी के संगठन के भीतर परिस्थितियों को भी परखें तो जैसे नेशनल वाइस प्रेसिडेंट में जो नाम आपके सामने निकल कर आएंगे 10-11 लोगों को, उसमें कौन है शामिल? बहुत सारे नाम होंगे, लेकिन एक नाम वसुंधरा राजे सिंधिया का भी तो है, जो राजस्थान का चुनाव जिता सकती है अपने बूते। तो ना वो राजस्थान की रही, ना बीजेपी के भीतर परिस्थिति को संभालने की रही। नेशनल जनरल सेक्रेटरी में कोई नाम तो होगा। विनोद तावड़े नाम है, तरुण चुग नाम है, सुनील बंसल नाम है, राधा मोहन दास अग्रवाल नाम है, लेकिन इनके हेड और इनके बॉस कौन है? नितिन नबीन है। जनरल सेक्रेटरी कौन है? बीएल संतोष है, लेकिन बॉस कौन है? नितिन नबीन है। इसी परिस्थिति को अगर परखते चले जाइएगा पूरे ऑर्गेनाइजेशनल ढांचे में भी, और सरकार के भीतर कैबिनेट मिनिस्टर्स को लेकर भी परखना शुरू कीजिएगा, तो आखिर में दो सवाल आपके जहन में आएंगे। जब तक संसद के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर मोदी और शाह की बराबर की सक्रियता रहती है, तब तक परिस्थितियां अनुकूल होती है, लेकिन इस दौर में वो परिस्थिति नाजुक इसलिए हो गई क्योंकि जब मुश्किल हालातों से जूझते हुए सरकार के सामने अंतर्राष्ट्रीय डील को लेकर सवाल खड़े हुए, जो भारत की अंदरूनी राजनीति के पिलर भी हिलाते हुए दिखने लगे, तब अगला सवाल और आखिरी सवाल यह था, मनमाफिक तरीके से अध्यक्ष, मनमाफिक तरीके से राज्यों के मुख्यमंत्री। तो इसमें दो नाम तो और उभर कर आए थे, जो एक उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र संभालते हैं, जो अपनी अपनी राह पर अपनी राजनीति को साधते हुए चलना चाहते हैं। दिल्ली से तालमेल उनका बिगड़ा रहता है या वो बनाना नहीं चाहते हैं। तो आखिरी सवाल एक बार फिर घूमकर उसी गृह मंत्रालय की दिशा में जाएगा, उसी चाणक्य की दिशा में जाएगा, उसी अमित शाह की दिशा में ही जाएगा, जहां पर यह सवाल वाकई बड़ा होगा। सब कुछ सामान्य सरकार के भीतर और बीजेपी के भीतर नहीं है। यानी इस तरीके के संकट का उभार और उसको ना संभाल पाने की परिस्थितियों का आखिरी सच तो यह भी है कि अमित शाह एकमात्र ऐसे शख्स हैं जो विदेश की यात्रा पर नहीं गए, और विदेश की कूटनीति और राजनीति को संभालने वालों की साख इस दौर में सरकार की पॉलिसी को लेकर ही डगमगा चुकी है। तो क्या वाकई कल जब साउथ ब्लॉक से पीएमओ शिफ्ट हो जाएगा और वो सेवा तीर्थ कहलाएगा, तो ये सेवा भाव का तीर्थ जो होगा, क्या परिस्थितियों को संभाल पाएगा या नहीं संभाल पाएगा? अच्छी बात है कि संसद का कल आखिरी दिन है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।